Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session, power cycles. Okay, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि पावर साइकिल क्या होता है, पावर साइकिल कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दुनिया भर में जो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं एग्जाम के, वो दो पैटर्न है। एक क्लोज बुक पैटर्न होता है और एक ओपन बुक पैटर्न होता है। क्लोज बुक में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करके जाना पड़ता है और क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ओके, लेकिन ओपन बुक में आप क्या कर सकते हो, आपको अलाउ होता है कि आप बुक्स ले जा सकते हो और बुक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट ढूंढने होंगे और क्वेश्चन को आंसर करना होगा। और कुछ आईटी रिक्रूटमेंट जो कंपनी होती हैं उनमें भी क्लोज बुक पैटर्न और ओपन बुक पैटर्न कोई सा भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्लोज बुक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। लेकिन वो क्लोज बुक पैटर्न फॉलो करने के बावजूद वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप कैलकुलेटर लेकर आ जाओ। और जब एग्ज़ाम एप्टीट्यूड का हो और कैलकुलेटर आपको मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। कैलकुलेशन का काम तो सारा कैलकुलेटर कर देगा। लेकिन उन एग्ज़ाम में जिनमें हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, उन एग्ज़ाम में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक बार उन्हें चेक करते हैं। देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 25648 रेज़ टू द पावर 248647662। क्या आप इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को, इस नंबर को कैलकुलेटर से सोल्व कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर की मैक्स डिजिट 12 होती है। वो 12 डिजिट्स से ज़्यादा की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर सकता, और ये इतना बड़ा नंबर है 12 डिजिट्स के भी पार जा सकता है, तो आप इसे नहीं कर पाओगे। जब आप इसे कैलकुलेटर से करने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेटर आपको इस तरीके की एरर शो कर देगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुल मिला के आपको आंसर नहीं मिलेगा कैलकुलेटर से। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिना कैलकुलेटर के पावर साइकिल कॉन्सेप्ट के ज़रिए बड़े ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। इस तरीके का नंबर जो हमारा ये पावर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये इस पार्ट को हम बेस बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस की यूनिट डिजिट को उठाना है। यूनिट डिजिट हमने उठा ली वहाँ पर से 9 रेज़ टू द पावर 1, और इसको एक सर्टेन पावर तक हम रेज़ करेंगे। 9 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9, 9 रेज़ टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 81। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है, जो कि यहाँ पर है 1। ओके, अब 9 रेज़ टू द पावर 3 विच विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई आंसर आएगा, कुछ तो आएगा ना 9 रेज़ टू द पावर 3 का, उसकी यूनिट डिजिट पर हमें 9 मिलेगा। 9 रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पर भी कुछ आंसर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट पर हमें 1 मिलेगा। 9 रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पर भी कोई आंसर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट पर हमें 9 मिलेगा। 9 रेज़ टू द पावर 6, यहाँ पर भी कोई आंसर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट पर हमें 1 मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक पैटर्न को ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करो कि 9 की पावर अगर ओड है तो हमें 9 मिल रहा है, 9 की पावर अगर इवन है तो हमें 1 मिल रहा है। देखो, ये भी 9 की पावर ओड है, हमें 9 मिला यूनिट डिजिट पर, और ये 9 की पावर ओड है, यहाँ पर भी हमें 9 मिला, ये भी ओड है, यहाँ पर भी हमें यूनिट डिजिट पर 9 मिला। और यहाँ पर ये 9 की पावर अगर इवन है तो हमें यूनिट डिजिट पर 1 मिल रहा है, ये भी इवन है तो यूनिट डिजिट पर 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर देखो 9 और 1, यही सेम पैटर्न यहाँ पर भी 9 1 9 1। तो इसके बाद पावर रिपीटेशन शुरू हो गया, जो हमें यूनिट डिजिट पर मिलना चाहिए था वो रिपीट होने लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 की जो पावर साइकिल बनती है वो बनेगी 9 और 1, क्योंकि इसके आगे से जो भी हमें मिलना है, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना शुरू कर रही है। तो 9 की पावर साइकिल हमारे पास क्या हो गई, 9 और 1। ओके, अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हम पावर को चेक करेंगे कि हमारी पावर ओड है या हमारी पावर इवन है, हमें चेक करना है। देखो, हमारी पावर क्योंकि इवन है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है तो इस वजह से ये इवन है। जब हमारी पावर इवन है तो हमें पता है, जब हम 9 रेज़ टू द पावर इवन नंबर कर रहे थे तो हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 1 मिल रही थी। तो इसी वजह से जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें कोई सर्टेन नंबर मिलेगा, उसकी यूनिट डिजिट पर हमें लास्ट में 1 मिलेगा, और 1 ही हमारा आंसर होगा। सो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। एज यू कैन सी, बी हमारा सही आंसर है, जो कि है 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या सारे क्वेश्चन में बेस की यूनिट डिजिट पर आपको 9 ही मिलेगा? वहाँ तो कुछ भी मिल सकता है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू मिल सकती है। अब हमने 9 का तो देख लिया, अब हम बाकी डिजिट्स को देखते हैं कि अगर हमें बेस की यूनिट डिजिट पर 9 के अलावा कोई और डिजिट मिलती है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पावर साइकिल समझते हैं कि उन नंबर की पावर साइकिल कैसी होती है। देखो, अगर मैं 2 की पावर साइकिल की बात करूँ, 2 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2,
2 रेस टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4, 2 रेस टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक 8, 2 रेस टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16, 2 रेस टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 32, हमें यूनिट डिजिट कंसिडर करनी है बस, 2 रेस टू द पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 64, 2 रेस टू द पावर 7 विच इज इक्वल्स टू 128, 2 रेस टू द पावर 8 विच इज इक्वल्स टू 256। देखो 2 4 8 6 ये एक यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 4 8 6 मतलब 4 पावर के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2 की जो पावर साइकिल है वो बनती है 2 4 8 6। इसका पैटर्न इसी तरीके से रखना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 4 6 8 कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, 2 4 8 6 ही होना चाहिए। ओके, और ये हमारा सही पैटर्न है, इसको आप बदल नहीं सकते। अब 3 की पावर साइकिल के बारे में बात करते हैं। 3 रेस टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 3, 3 रेस टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9, 3 रेस टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 27, यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है। 3 रेस टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ आंसर आएगा और उसके लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो मैं कह सकता हूँ अब आगे इसकी पावर रिपीट होगी, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 3 की पावर साइकिल जो बनती है वो बनती है 3 9 7 1। ओके, 4 की पावर साइकिल के बारे में बात करते हैं। 4 रेस टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 4, 4 रेस टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 16, 4 रेस टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू जो भी बनेगा उसके लास्ट में 4 आएगा। ओके, 4 रेस टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू कुछ भी आएगा उसके लास्ट में 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं 4 6 4 6 यहाँ पर पावर जो है वो रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 की जो पावर साइकिल होगी वो होगी 4 6। ओके, अब 5 की कोई पावर साइकिल नहीं होती। 5 और 6 ऐसा नंबर है, 5 और 6 दोनों ऐसे नंबर हैं कि अगर आपको या जो बेस होता है हमारा उसकी यूनिट डिजिट पर आपको 5 अगर मिला, पावर कुछ भी हो सकती है, तो आपका आंसर 5 ही यहाँ पर आएगा यूनिट डिजिट पर। ओके, और अगर 6 के भी केस में यही होता है, अगर क्या 6 के केस में भी यही होता है, और 0 और 1 और 5 और 6 अगर आपको ये बेस की यूनिट डिजिट पर मिलेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है जो भी इनमें से बेस की यूनिट डिजिट पर होगा आंसर वही होगा। ओके, अब बात करते हैं 7 की पावर साइकिल के बारे में। 7 रेस टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 7, 7 रेस टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 49, 7 रेस टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी आएगा उसके लास्ट में 3 हमें मिलेगा। 7 रेस टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी आएगा उसके लास्ट में हमें 1 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ, और इसके बाद हमारी ये जो डिजिट्स है रिपीट होना शुरू कर देंगी। तो 7 की पावर साइकिल मैं कह सकता हूँ कि वो होती है 7 9 3 1। ओके, अब बात करते हैं 8 की पावर साइकिल के बारे में। 8 रेस टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 8, 8 रेस टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 64, 8 रेस टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी आएगा लास्ट में उसके 2 आएगा। 8 रेस टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो भी आएगा उसके लास्ट में 6 आएगा, और अब ये रिपीट होना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 की जो पावर साइकिल बनेगी वो बनेगी 8 4 2 6। याद रखिए पैटर्न, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। 8 4 2 6 यही है, आप इसको 8 2 4 6 इसे मतलब रैंडमली नहीं लिख सकते। 8 4 2 6 ऐसे ही आपको लिखना होगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। अब बात करते हैं 9 की पावर साइकिल के बारे में। हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया, वहाँ भी हमने देख ली है, वैसे एक बार वो देखते हैं। 9 रेस टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 9, 9 रेस टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 81। अब ये रिपीट होना शुरू कर देंगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 9 की पावर साइकिल 9 और 1 ये 9 की पावर साइकिल है। और जिनकी पावर साइकिल में सिर्फ 2 एलिमेंट है वहाँ पर आपको ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका थोड़ा सा समराइजेशन मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हो कि किस नंबर की क्या पावर साइकिल है। 0 1 यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं बेस की यूनिट डिजिट पर अगर आ गए, जौन सा भी आएगा, जो भी बेस की यूनिट डिजिट पर आएगा, पावर कुछ भी हो, वही नंबर हमें जो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पर हमें मिलेगा। और इसी तरीके से 2 3 7 8 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर साइकिल में 4 एलिमेंट होंगे। ओके, इनकी पावर साइकिल में 4 एलिमेंट होंगे। और 4 और 9 ये ऐसे नंबर हैं कि इनकी पावर साइकिल में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, और इस पे हम ओड और इवन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, अब हमने ये समझ लिया।
अब कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 232 रेज़ टू द पावर 329। हमें कुछ नहीं करना है, बेस की यूनिट डिजिट उठाओ, सिंपल। बेस की यूनिट डिजिट क्या है 2, इसकी पावर साइकिल क्या है 2 4 8 6, सिंपल पावर साइकिल हमने निकाल ली। अब यहाँ पर 329 ये जो पावर है, फर्स्ट स्टेप हमने पावर साइकिल निकालनी है, हम पावर साइकिल निकालेंगे और फिर उसके बाद जो भी पावर होगी उसको हम, जैसा हमारी पावर है 329, इस पावर को हम, क्योंकि हमारी पावर साइकिल के अंदर 4 एलिमेंट है तो इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट को लेंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये तो कहता है कि आप पूरे नंबर को डिवाइड ना करके लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। वो ऐसा ही है जैसा आपने 4 से पूरी डिजिट डिवाइड कर दियो। तो यहाँ पर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, रिमाइंडर हमारा क्या आया 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो भी हमारे पास पावर साइकिल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसका अरेंजमेंट मत बिगाड़ देना, पावर साइकिल का जैसा है ऐसे ही रहने देना। तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 1 आया, तो पावर साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट हमारा आंसर होगा जो कि है 2। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 234 रेज़ टू द पावर 329। अब इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट उठाओ, सिंपल। बेस की यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इसकी पावर साइकिल हमें पता है 4 और 6 होती है। अब क्या करना है 329 पावर उठाओ। अब देखो यहाँ पर हमें इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पावर साइकिल में 2 एलिमेंट है तो ओड इवन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। 329 ये एक ऐसा नंबर है जो कि ओड है, और हमें पता है अगर पावर ओड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा, ओड है तो 4 आएगा, तो इसका मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स चेक, एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 323 रेज़ टू द पावर 446। ओके, सो इसका बेस का यूनिट डिजिट उठाओ जो कि है 3, इसकी पावर साइकिल निकालो जो कि होती है 3971, ये इसकी पावर साइकिल है। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी पावर साइकिल में 4 एलिमेंट है तो 4 4 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, तो हम पावर की लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4 एंड 6, 4 1 जा 4 एंड 2 विल बी आवर रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ आवर पावर साइकिल विल बी आवर आंसर एंड विच इज 9। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द राइट मोस्ट। राइट मोस्ट का मतलब ही वही है यूनिट डिजिट। ओके, राइट मोस्ट, यूनिट डिजिट भी तो राइट मोस्ट में ही होती है, तो इसको देखकर आपको गुमराह नहीं होना है, सही रहना है। ओके, फाइंड द राइट मोस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3367। सिंपल क्या करना है, 7 को उठाओ, बेस की यूनिट डिजिट हमारी 7 है, हमने 7 को उठाया, इसकी पावर साइकिल फाइंड आउट करेंगे जो कि होती है 7। एक बार फाइंड आउट कर लेता है, 7 रेज़ टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 7, 7 रेज़ टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9, 7 रेज़ टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 3, 7 रेज़ टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू, ये यूनिट डिजिट है, कभी आप यही समझ लो कि ये इसकी पावर की पूरी वैल्यू यही होती है। मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ और यहाँ पर आएगा 1, तो 7 की पावर साइकिल क्या होती है 7931। ओके, इसकी पावर साइकिल हमने निकाल ली, क्योंकि हमारी पावर साइकिल में 7 की पावर साइकिल में 4 एलिमेंट है तो हम पावर को लेंगे 7 3 6 5 3 5, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि हम ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, इसलिए हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 8 जा 32, यहाँ पर 3 आया। देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता ना तब भी हमारा रिमाइंडर 3 आता, और अब मैं लास्ट के 2 को डिवाइड कर रहा हूँ तब भी हमारा रिमाइंडर 3 ही आएगा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ओके, अगर आपने वो पिछला सेशन नहीं देखा तो पहले उसे देखो जाकर। ओके, अब ये 3 जो हमारा रिमाइंडर हमें मिला, इसका मतलब क्या हुआ, द थर्ड एलिमेंट इन आवर पावर साइकिल विल बी आवर आंसर। ये क्या है, थर्ड एलिमेंट हमारा 3 है, और 3 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 3 है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस समेशन 545 रेज़ टू द पावर 656। देखो इसके 2 पार्ट कर लो इस क्वेश्चन के, और सिंगल सिंगल को सोल्व करो। मैंने आपको क्या बताया था, बेस की यूनिट डिजिट पर क्या है 5, और अगर 5 है
तो वैल्यू भी 5 ही आएगी, यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगी। मैंने पावर साइकिल में आपको समझाया। और यहाँ पर 6 है, अगर 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगी, मैंने आपको पीछे अभी समझाया है। तो यहाँ पर 6 + 5 विच इज इक्वल टू 11। 11 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सोल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से ही सोल्व होकर हमारे पास आया है। ओके, सो लेट्स चेक, 1 इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यूनिट डिजिट उठाएंगे, इसकी भी 8 की पावर साइक्लिसिटी क्या होती है? 8 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 8, 8 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 64, 8 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू, जो भी आएगा लास्ट में 2 आएगा, 8 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू, जो भी यहाँ पर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। तो और ये अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 की पावर साइकिल जो होती है वो होगी 8 4 2 6। ओके, पावर साइकिल हमने फाइंड कर ली। अब हम पावर को लेंगे 6 4 4, क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो हम लास्ट के 2 को लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 4 1 जा 4 और ये 11 टाइम्स 4 को काट देगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। ओके, अब हमारे पास एक और एक्सपोनेंट है, ये देखो एक और पावर है इधर, तो हम इसे भी चेक करेंगे। 5 9 6, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक बड़ा नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट को कर लेंगे सिर्फ। यहाँ पर 96 को 4 से कर लेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर 1 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या है? 0 आया। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिले तो इसका मतलब होता है पावर साइकिल का लास्ट एलिमेंट हमारा आंसर होगा, जो कि है 6। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में 6 है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखकर घबराना नहीं है, सिंपल पार्ट बनाओ और सोल्व करो। ओके, यूनिट डिजिट उठाओ, 2 है तो इसकी पावर साइकिल क्या होगी? 2 4 8 6, ये इसकी पावर साइकिल होगी। इधर 7 है, 7 की पावर साइकिल क्या होगी? उसको भी अभी निकाल लेते हैं। 7 9 3 1, ये इसकी पावर साइकिल होगी। अब देखो इस पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। 2 की पावर साइकिल हमने निकाल लिया। अब इसकी पावर को, पावर इसकी 14 है, 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास 2 की पावर साइकिल में 4 एलिमेंट हैं। 4 3 जा 12, यहाँ पर 2 आया रिमाइंडर, इसका मतलब हमारी पावर साइकिल का सेकेंड एलिमेंट उसका आंसर होगा, जो कि होता है 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई एज इट इज़ लिख देंगे। और अब सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 19 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी 7 की पावर साइकिल में 4 एलिमेंट हैं। 4 4 जा 16 एंड द रिमाइंडर विल बी 3। इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड एलिमेंट ऑफ द पावर साइकिल ऑफ 7 विल बी आवर आंसर 3। सो इट मीन्स यहाँ पर 3 आएगा। 4 3 जा 12 और इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। इसका मतलब ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेट्स चेक, एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 57 इंटू 45 इंटू 30 इंटू 12। बेसिकली ये कह रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, जो भी आएगा इसकी इससे करके जो भी आएगा उसकी फिर इससे करो, जो भी आएगा उसकी इससे करो, और एक फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा। लेट्स सपोज मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी और मुझे नंबर कुछ इस तरीके का मिला, 2 3 4 9 7 8, ओके, और 0 0। अब ये पूछ रहा है कि इस नंबर में कितनी जीरो है, हमें सिंपल ये बताना है। अब ये देखो कितने बड़े बड़े नंबर है, 57 की 45 से, फिर जो भी आएगा उसकी 30 से, फिर जो भी आएगा उसकी 12 से। यार कितना टाइम लग जाएगा इसमें, और एप्टीट्यूड एग्जाम में टाइम इज आवर प्राइम कंसर्न। ओके, तो टाइम को ही तो हमें बचाना है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें हमें सिर्फ जीरो फाइंड आउट करनी है। जीरो क्या होती है, एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। जो जीरो है वो पता है क्या होती है, वो होती है 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 एक जीरो होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। 57 को हम सबसे पहले लिखेंगे। 57 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 19 इंटू 3, ये दोनों प्राइम हो गई। ना तो हमें 2 मिला ना हमें 5 मिला। इसका मतलब देखो जहाँ भी हमें एक 2 और एक 5 मिल गया ना, ये समझ लो कि हमें एक 0 मिल गई। ओके, अब देखो 57 में ना तो हमें 2 मिला ना 5 मिला, इसका मतलब यहाँ पर कोई 0 हमें नहीं मिली अब तक। अब ये बोल रहा है 45, 45 का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 15 इंटू 3, और ये प्राइम हो गया, ये आगे भी चलेगा 3 इंटू 5। यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें एक 5 मिल गया, एक 5 हमें मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 30 को चेक करते हैं। 30 का 3 बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 15, 15 को आगे करेंगे तो 3 इंटू 5, एक 5 यहाँ मिल गया, एक 2 हमें यहाँ मिल गया।
अब आगे देखते हैं, एक और भी तो बचा हुआ है ना 12, इसको चेक करते हैं 2 इंटू 6, 6 को चेक करें तो क्या आएगा 3 इंटू 2। अब हमें यहाँ पर से 2 और 5 का पेयर बनाना है। देखो एक 5 हमने यहाँ से ले लिया, ये हमें 5 मिल गया, एक हमें 2 यहाँ पर मिला तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, ओके, और एक 5 हमें यहाँ पर मिला, ये हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा। हमें सिर्फ 2 और 5 को यहाँ से छांटना है। तो 5 और 2 एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब जब इसके पास 5 नहीं है तो यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पेयर हमारे पास ये बन गया, एक पेयर हमारे पास ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरोज होंगी, क्योंकि हमें 2 और 5 के 2 पेयर मिले हैं। ओके, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मिनिमम कंसेक्यूटिव नंबर्स should be multiplied from 20 so that resultant will have 3 zeros in the last। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार इस वीडियो को पॉज करो और एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। चलो मैं अब आपको बताता हूँ, हाउ मेनी मिनिमम कंसेक्यूटिव नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम 20 सो दैट रिजल्टेंट विल हैव 3 zeros इन द लास्ट। सबसे पहले मैं आपको इस टर्म से आगाह करता हूँ, इस टर्म के बारे में बताता हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर्स ये क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक, जैसा 10, 11, 12, 13 और 20, 21, 22, 23 और 50, 51, 52, ये सब कंसेक्यूटिव है। ऐसा मत कर देना कि 10, 12, 11, 13, 20, 19, 17 ये कंसेक्यूटिव नहीं है। 10, 11, 12, 13 ये कंसेक्यूटिव है। ओके, इस तरीके के पैटर्न को हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं, एक के बाद एक जो आने वाले होते हैं। ओके, अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई मैं कितने नंबर तक मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे लास्ट में जो मेरा रिजल्टेंट आए उसमें मुझे 3 जीरो मिल जाए। ये कह रहा है कि मैं 20 की 21 से करूँगा, फिर 22 से करूँगा, तो मैं कहाँ तक करूँ कि मुझे लास्ट में 3 जीरो मिल जाए, उसको एक बार चेक करते हैं। देखो इसने कहा कि 20 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाइड फ्रॉम 20, तो हम 20 से स्टार्ट करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, एक तो 2 इसमें है ही और एक 0 भी है, लेकिन फिर भी इसका प्राइम फैक्टर हम करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, 2 इंटू 10 20 होता है, और 10 को और करेंगे तो 2 इंटू 5। देखो यहाँ पर एक 2 हमें मिल गया और एक 2 और 5 हमें मिल गया, एक पूरा पेयर हमें यहाँ मिल गया। एक पूरे पेयर का मतलब है एक 0 हमें मिल गई यहाँ पर, और 2 तो इसमें ही, 2 भी हमें मिल गया। अब आगे बात करते हैं 21 की। देखो यहाँ पर हमें एक 2, 5 एक पेयर मिल गया, इसे एक बार लिख लेते हैं, एक 2 हमें और मिल गया। अब यहाँ पर 21 को चेक करते हैं, 7 इंटू 3, यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिला। और 22 की बात करते हैं, यहाँ पर 11 इंटू 2, एक 2 हमें और मिल गया, ये वाला है ना, ये वाला 2, तो हम इसे यहाँ पर 2 को लिख लेंगे ऐसे। और फिर आगे बढ़ते हैं, 23 चेक करते हैं, 23 तो है ही खुद प्राइम नंबर, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। 24 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 12 इंटू 2, और 12 को फर्दर डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 4, इसे फर्दर करें तो 2 इंटू 2। देखो एक 2 यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, तो इन्हें भी लिख लेते हैं 2, 2, 2, ये मिल गया। अब आगे 25 को चेक करते हैं। देखो हमें अभी सिर्फ एक ही पेयर मिला है अब तक, 2 और 5 का, और हमें 3 पेयर ढूंढने हैं, तभी तो 3 जीरो हमें मिलेंगे ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 25 कर रहे हैं ना, 5 इंटू 5। देखो अब यहाँ पे हमें 2 5 मिल गए, तो इसका मतलब एक पेयर इसके साथ बन जाएगा, एक पेयर इसके साथ बन जाएगा। अब हमें इसमें नहीं मिला तो इसे हम रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब देखो 3 पेयर हमें यहाँ पर मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25 अगर मैं करता हूँ, जो भी रिजल्टेंट मेरे पास आएगा उसके अंदर मुझे 3 जीरोज मिलेंगे। ओके, तो हमने कितने नंबर को मल्टीप्लाई किया, 20 को, इंक्लूडेड 20, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 नंबर को मल्टीप्लाई किया, 6 कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जो कि 20 से स्टार्ट होते हैं और इंक्लूडिंग 20। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एज यू कैन सी दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Now let's move on to the next question. That's it for this video. There are no more questions. So मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये वीडियो YouTube ऐप पर देख रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर लाइव हो चुकी है उसको इंस्टॉल कीजिए। उसमें आपको एप्टीट्यूड सीखने का एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा। आपको वहाँ पर एक्सरसाइजेज मिलेंगी, क्विजेज मिलेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। आप अपने क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को सेव कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो और उसे एक्सप्लोर करो।
So that's it for this video. Thank you and all the best.